प्रिंस, हाँ अभिषेक, आवाज आ रही है बेटा? चलो, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड बेटा। चलो बात करते हैं बच्चों। देखो बेटा, अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने क्या कहा था बच्चों, देखो एनी एटॉमिक मास और मास नंबर पे न्यूमेरिकल्स हमें कैसे पूछ सकता है, या फिर कोई भी एग्जांपल देके हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनका नंबर ये सब कैसे पूछ सकता है, एक एक चीज अपन ने डिस्कस की थी बेटा, याद है ना? ठीक है, चलो बेटा यहाँ के बाद आप बात स्टार्ट करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज मतलब आइसोटॉप्स, आइसोबार, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ये सब स्पीसीज, इनका मतलब क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कई सारी स्पीसीज अपन डिस्कस करेंगे, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसोटॉन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। क्लियर है? चलो बेटा, तो हेडिंग लिखो एटॉमिक स्पीसीज, हेडिंग लिखो एटॉमिक स्पीसीज। सुनो, एटॉमिक स्पीसीज बच्चों, देखो एटॉमिक स्पीसीज में हम कई टाइप की स्पीसीज को अपन डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 सबसे पहले अपन बात करेंगे बच्चों आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स या बोलते हैं इसे आइसोप्रोटिक, आइसोटॉप्स और आइसोप्रोटिक। लिख लिए बच्चों? देखो क्या होता है, कैसे होता है, जैसे मैंने क्या कहा, कई सारी स्पीसीज के बारे में अपन बात करेंगे, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात करेंगे आइसोटॉप के बारे में। ओके, क्या होता है, कैसे होता है बेटा? देखो आइसोटॉप्स, आइसोटॉप क्या होंगे, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। मैंने क्या कहा, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड एज आइसोटोप, यानी एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स जिनके लिए क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्लियर है? सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूं तो बच्चों, जैसे मार्केट में हम देखते हैं मैंगो का सीजन चल रहा है बच्चों, ठीक है, मैंगो खाया होगा बेटा आपने, इतना बड़ा फ्रूट होता है, देखा ना? अरे खाया नहीं खाया? होता नहीं होता? होता है ना? इतना बड़ा फ्रूट होता है, यस और नो? होता है ना? बिल्कुल बेटा, वो मैंगो नहीं होता, फिर कुछ और होता है। ठीक है, मैंगो क्या होता है, ऑलमोस्ट इस साइज का होता है। मैंगो की अपन बात करें तो बच्चों अपन देखते हैं जैसे क्या होता है, मार्केट में कई सारी वैरायटी होती है, जैसे लंगड़ा मैंगो, देसी मैंगो, ऐसा मैंगो, वैसा मैंगो, होता नहीं होता? तो कहने का मतलब क्या है, लंगड़े मैंगो से देसी मैंगो की अपन बात करें तो मैंगो से एप्पल बन जाएगा क्या? नहीं बच्चों, मैंगो तो मैंगो ही रहेगा, बस उसकी वैरायटी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। समझ में आ गया? क्लियर? उसको अपन आइसोटोप मान सकते हैं। ओके, आइसोटोप का मतलब भी वही होगा, एलिमेंट वही होगा, बस उसके एटम क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। बेटा आ गया समझ में? ठीक है, और एटम अलग अलग होने का डिफरेंस का ये रीजन क्या है, यानी एलिमेंट सेम है तो मैंने क्या कहा था, एलिमेंट सेम है, एटॉमिक नंबर सेम होगा, यस और नो? ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन डिफरेंस क्यों आता है, क्योंकि सभी का मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, यस और नो? क्लियर? मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या है बच्चों, जेड तो सेम होगा, मैंने क्या कहा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, यानी जेड सेम है, क्योंकि एलिमेंट सेम है तो जेड क्या होगा, सेम होगा। बेटा याद है ना? जेड सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, यानी ए डिफरेंट होगा। ए डिफरेंट होने का रीजन क्या है, रीजन है बच्चों ये देखो, इसका दूसरा नाम क्या है, आइसोप्रोटिक है। आइसो इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, सेम होना, प्रोटिक मतलब प्रोटॉन। आ गया समझ में? आइसोप्रोटिक मतलब प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है। बेटा क्लियर? प्रोटॉन का नंबर क्या होता है, सेम होता है, इसका मतलब प्रोटॉन का नंबर सेम होता है। ए में क्या होता है, पी प्लस एन ही तो होता है बच्चों। अरे ए बराबर क्या होता है, ए इक्वल टू हमें पता है पी प्लस एन होता है, ये तो सेम हो गया। इसका मतलब अगर ये भी डिफरेंट हो जाएगा तो हमें पता है ये सेम आएगा, ये भी अगर सेम आ जाए तो ये सेम आएगा नहीं आएगा, आएगा बच्चों। हमें पता है, अपन ने क्या बोला इसको, आइसोटोप में मैं क्या बोला, जेड सेम ए डिफरेंट है। जेड सेम है इसका मतलब जेड इक्वल टू हमेशा पी के बराबर होता है, यस और नो? जेड सेम तो पी तो सेम होगा नहीं होगा, प्रोटॉन का नंबर सेम होगा, लेकिन ये डिफरेंट होने का रीजन क्या है, क्योंकि इसका नंबर डिफरेंट होता है। समझ में आ गया? इसका मतलब क्या कहेंगे, इन आइसोटोप्स नंबर ऑफ प्रोटॉन आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर डिफरेंट। समझ में आ गया? आइसोटोप में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन का नंबर सेम होता है लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है? ओके, लिखो बेटा, लिखो स्टेटमेंट लिखो, द डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, the different atoms of same element, the different atoms of same element, the different atoms of same element
which have the different atoms of same element which have same atomic number, which have same atomic number but different mass number, which have same atomic number but different mass number, which have same atomic number but different mass number। इतने में समझ जाओगे ना, क्लियर है? ठीक है, एक अपन क्या कह सकते हैं बेटा, आइसोटोप में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्लियर है? लिखो बेटा, फॉर आइसोटोप्स, फॉर आइसोटोप्स, फॉर आइसोटोप्स number of proton, for isotopes number of proton, for isotopes number of proton are same, for isotopes number of proton are same but number of neutron, for isotopes number of proton are same but number of neutron are different। ठीक है, चलो बच्चों, तो देखो हमें शॉर्ट में बच्चों क्या ध्यान रखना, अपन इस चीज को प्रूव करेंगे वन बाय वन। कैसे? अपन ने क्या कहा, आइसोटोप में क्या होता है, जेड सेम होता है, यस और नो। जेड अगर सेम होगा तो ये बताओ बच्चों प्रोटॉन सेम होंगे नहीं होंगे, क्योंकि जेड हमेशा क्या होते हैं, पी के बराबर होते हैं। क्लियर है? और न्यूट्रल स्पीसीज में प्रोटॉन का नंबर किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। तो ये सेम, तो ये भी क्या होगा, सेम होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, आइसोटोप्स में जेड, पी और ई ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्लियर है? ठीक है। ए क्या होता है, मास नंबर, ये डिफरेंट होता है। ये डिफरेंट क्यों होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ओके, तो अगर शॉर्ट में अगर मैं बोलूं बेटा तो क्या लिखेंगे, ये तीन चीजें सेम होती है और ये तीन क्या होती है, दो क्या होती है, डिफरेंट होती है। बात समझ में आई बेटा? चलो अपन इस बात को एग्जाम्पल से प्रूफ कर सकते हैं बेटा। कैसे समझना इस चीज को, नॉर्मली अगर अपन बात करें बेटा, देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात करें तो हमने देखा होगा बेटा, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, 1H1, एक होता है 1H2, एक होता है 1H3। क्या होता है बेटा, 1H1, 1H2 और 1H3। क्लियर है? ये जो होता है 1H1 इसको क्या बोलते हैं, प्रोटियम। ये क्या होता है बच्चों, प्रोटियम। इसका सिंबल क्या होता है, पी होता है बच्चों। क्लियर है? ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, ड्यूटीरियम। इसको क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम। इसका सिंबल क्या होता है, डी होता है। क्लियर है? ठीक है। एक बच्चों क्या होता है 1H3, 1H3 को क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। 1H3 को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोला जाता है ट्राइटियम, ट्राइटियम। और इसका सिंबल क्या होता है बच्चों, टी होता है। तो पहली बात तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलो अब वन बाय वन देखते हैं बच्चों। देखो जेड की अगर अपन बात करें तो अपन ने क्या कहा, यहाँ जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, जेड को रिप्रेजेंट करता है। यस और नो? देखो इसका नंबर जेड कितना होगा, 1। इसका कितना होगा, 1। ये कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है? चलो ए की अगर मैं बात करूं, इनके लिए ए क्या होगा, तो देखो ऊपर जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को रिप्रेजेंट करता है। ये कितना होगा, 1, ये 2, ये क्या होगा, 3। क्लियर है बच्चों? ठीक है। बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नंबर की। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अगर नंबर हम चेक करें तो हमें पता है यहाँ जो नंबर होता है बच्चों, मैंने क्या कहा था, न्यूट्रल स्पीशीज है तो जेड क्या होगा, ई और पी के बराबर होगा। यस और नो? इलेक्ट्रॉन कितना, 1, 1 और 1, तो क्या लिखेंगे, 1, 1 और 1। क्लियर है? प्रोटॉन भी कितना होगा, 1, 1 और 1 होगा। क्लियर है? न्यूट्रॉन कितना होगा बेटा, a माइनस जेड। यस और नो? तो a माइनस जेड, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। 2 माइनस 1 कितना होगा, 1। 3 माइनस 1 कितना होगा, 2 होगा बच्चों। क्लियर है? ठीक है। इस तरीके से अपन देख सकते हैं इसमें क्या सेम होगा, क्या डिफरेंट होगा। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा क्लोरीन का। क्लोरीन की अपन बात करें तो क्लोरीन के क्या होते हैं, दो आइसोटोप होते हैं बेटा, 17Cl, क्या कहा, 17Cl35। एक होता है बेटा 17Cl37। दो आइसोटोप होते हैं, कौन कौन से, 17Cl35, 17Cl37। क्लियर है? ठीक है बेटा। बात करें इसके लिए, जैसे जेड की अगर मैं बात करूं, यहाँ जो नंबर होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जेड को। तो ये कितना होगा बच्चों, 17। ये कितना होगा, 17। क्लियर है? ठीक है। अगर अपन बात करें बच्चों ए की, तो ए कितना होगा, 35। ये कितना होगा, 37। यस और नो? क्लियर है? ठीक है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन का नंबर तो कितना होगा बच्चों, 17। यहाँ कितना, 17। क्लियर है?
ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोटॉन का नंबर तो कितना होगा 17, ये कितना होगा 17। कैसे आ रहा, समझ में आ रहा है ना बेटा, क्लियर है, ठीक है। मैं बात करूं न्यूट्रॉन का नंबर, अभिषेक बता न्यूट्रॉन कितना होगा, इसमें कितना होगा बेटा, बिल्कुल बेटा 18 हो गया, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा बच्चों, समझ में आया, 37 माइनस 17। तो बच्चों अपने जो लिखा था देखो, एक एक चीज अपने लिखी है, देखो अब जो प्रॉपर्टी मैंने ब्लॉक की है शॉर्ट एंड स्वीट में, जब रिवीजन करो तो ये चीज दिमाग में होनी चाहिए, ये सेम या डिफरेंट, क्लियर। आपको कोई भी ऑप्शन दे रखा है, दे सकता है कि आइसोटॉप्स के लिए क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा, एक एक चीज ध्यान होनी चाहिए। क्या मैंने क्या लिखा है, जेड पी और ई सेम होता है, कैसे, जेड देखो 1 1 1, यहाँ देखो बच्चों 17 17, क्लियर है। ई भी देखो 1 1 1, यहाँ देखो 17 17, क्लियर। प्रोटॉन भी देखो 1 1 1, यहाँ देखो 17 17, क्लियर है। फिर मैंने क्या लिखा, ए और एन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ए आप देख सकते हो बेटा 1 2 3 सीक्वेंस है, क्लियर है। यहाँ देख सकते हो 35 और 37, क्लियर। न्यूट्रॉन मैंने क्या कहा, डिफरेंट होते हैं, देख सकते हो 0 1 2, यहाँ देख सकते हो बेटा कितना 18 और कितना होगा बेटा 18 और 20, यस और नो, क्लियर है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं आइसोटॉप्स में क्या होता है, यानी जेड और ए, जेड सेम लेकिन ए क्या होता है, डिफरेंट होता है, क्लियर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बेसिस पे बात करोगे तो क्या होता है, आइसोप्रोटिक क्यों बोला है, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर सेम होता है, क्लियर है। प्रोटॉन सेम तो इलेक्ट्रॉन भी सेम, क्लियर। न्यूट्रल स्पीसीज की बात हो रही है यहाँ पर, क्लियर है। एटम का मतलब क्या, न्यूट्रल होना बेटा, आयन थोड़ी बोला मैंने, एटम बोला है, क्लियर है। तो क्या बोला, पी सेम तो ई सेम, लेकिन ए डिफरेंट होने का रीजन क्या है, क्योंकि एन डिफरेंट होता है। आ गया समझ में, क्लियर बेटा। कोई डाउट यहाँ तक, लिखो बेटा, ये जो बोर्ड पे लिखा नोट करो। लिए इसमें बेटा ये वाला जो अपन ने लिखा ना, ध्यान रखना, इसको मेंशन कर लेना बेटा, खासकर रेडियो एक्टिव क्या होता है, ये रेडियो एक्टिव होता है बच्चों, क्लियर है, ठीक है। और ये ध्यान रखना जेई 2019 में पूछा गया है कि हाइड्रोजन का कौन सा आइसोटोप होता है, रेडियो एक्टिव होता है, ओके। आपको याद है बच्चों अपन ने क्या कहा था, यानी सबसे अनस्टेबल फंडामेंटल पार्टिकल कौन है, न्यूट्रॉन, याद है ना। अपन ने क्या कहा था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का जब रेशियो क्या होता है, इनबैलेंस हो जाता है, यानी दोनों में ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, तो क्या होता है, एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, याद है ना, ठीक है। फिर भी मैंने क्या कहा था, प्रोटॉन का नंबर थोड़ा सा ज्यादा है तो चल जाता है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर थोड़ा सा भी ज्यादा है तो क्या होता है बच्चों,
कन्वर्ट हो जाएगा, याद है ना, ठीक है। और जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तभी तो साथ में क्या होते हैं, एक्स्ट्रा पार्टिकल, बीटाट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, गामा रेज का फॉर्मेशन होता है, इसी को रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ओके, आप देख सकते हो बच्चों, देखो प्रोटियम की बात करें, इसमें प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है 0। अरे 1 और 0, प्रोटॉन ज्यादा, ये कन्वर्ट हो रहा है क्या, नहीं, यहाँ दोनों इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं बच्चों, प्रोटॉन कितना है 1, न्यूट्रॉन कितना है 2। एक न्यूट्रॉन ज्यादा होते ही प्रोटॉन में कन्वर्ट होने लगता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनस्टेबल पार्टिकल है ये। क्लियर है। तो जेई 2019 में पूछा गया था एग्जैक्ट कॉपी से, क्या कौन सा रेडियो एक्टिव है, ट्राइटियम 1s3। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो बच्चों आगे बात करते हैं। आपको याद है बच्चों, मैंने स्पेसिफिक चार्ज के बारे में एक बात कही थी, क्या स्पेसिफिक चार्ज को अपन सिग्नेचर ऑफ पार्टिकल कहते हैं, याद है ना। सिग्नेचर ऑफ पार्टिकल मैंने क्या कहा, सिग्नेचर का मतलब ही क्या है, अरे किसी आदमी के मान लो 2 या 3 बच्चे हैं तो क्या होगा, उन तीनों का एक ही बाप की औलाद है, लेकिन फिर भी उनका सिग्नेचर सेम होगा क्या, नहीं बच्चों, सेम केस यहाँ पर है। देखो इसको सिग्नेचर ऑफ पार्टिकल बोलने का मतलब ही क्या था, एक ही एटम के, एक ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स है, फिर भी इनका स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, डिफरेंट होता है। बेटा आ गया समझ में, तो क्या कहेंगे, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ आइसोटोप्स आर डिफरेंट, आइसोटोप का स्पेसिफिक चार्ज भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड दिस इज द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स, ये खास कर ध्यान रखना, क्या आइसोटोप को सेपरेट करने का बेसिस क्या है, उनके स्पेसिफिक चार्ज के बेसिस पर। क्लियर है बच्चों, ठीक है। कैसे बेटा देखते हैं स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट डिफरेंट कैसे आता है, कैसे करना है, समझना इस चीज को। जैसे अपन एग्जांपल है हाइड्रोजन का, अपने कहा 3 आइसोटोप कौन कौन से हैं, 1h1, 1h2 और 1s3, यस और नो, क्लियर है। चलो स्पेसिफिक चार्ज की अगर अपन बात करें बच्चों, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, Q/m, यस और नो, यानी चार्ज और मास का रेशियो करते जाएंगे बच्चों। देखो बेटा चार्ज हमें पता है, चार्ज किसकी वजह से आता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। तीनों में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये बताओ तीनों पर आने वाला चार्ज सेम होगा नहीं होगा, होगा। और तीनों के लिए कोई वैल्यू सेम होती है तो तीनों के लिए 1 1 1 लिखते हैं नहीं लिखते। अरे मान लो x की वैल्यू भी 10 है, y की भी 10 है, x और 10 को कैंसिल आउट करके 1 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। वैसे यहाँ पर चार्ज तो क्या होगा, ये लो बच्चों सेम हो गया, ठीक है। अब बात करें मास की, यहाँ जो नंबर होता है वो मास को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मास कितना 1, इसका कितना 2, ये कितना 3। क्लियर है। इनको इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 6 से, 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेटा, ये लो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 3, ये कितना आएगा 2। तो ये बताओ स्पेसिफिक चार्ज डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है बच्चों। यही आइसोटोप को सेपरेट करने का बेसिस होता है। क्लियर है। लिखो बेटा नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, the specific charge of isotopes are different, 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 and this is the basis of, and this is the basis of separation of isotopes, and this is the basis of separation of isotopes, this is the basis of separation of isotopes। for example लिख लो बेटा, नहीं बेटा कल टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट हमेशा होता है बेटा 2 वीक से होता है टेस्ट का रूटीन, ठीक है। थोड़ा सा अपना चैप्टर आगे खिसक जाए, इतना अपना चैप्टर हो जाएगा टेस्ट देने लायक है, तब अपन टेस्ट अनाउंस कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट संडे को अपना टेस्ट अरेंज करेंगे अपन। देखो एक चीज और ध्यान रखना, जैसे बच्चे ने क्वेश्चन पूछा भी था बेटा, क्या कि नॉर्मली अपन बात करें बेटा कि सर कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर होता है, यस और नो, याद है ना, ठीक है। अब उसकी बात करते हैं, तो मैंने क्या कहा था उस टाइम, मैंने आपको हिंट भी दिया था, फ्रैक्शनल नंबर होने का बेटा रीजन क्या होता है, उनके आइसोटोप्स की प्रेजेंस। आ गया समझ में। तो क्या कहेंगे, कोई एलिमेंट अगर ऐसा है जिसके एक से ज्यादा आइसोटोप है, मैंने क्या कहा, कोई एलिमेंट ऐसा है जिसके एक से ज्यादा आइसोटोप है, उसके एटॉमिक मास क्या होता है, फ्रैक्शनल होता है, जिसका रीजन क्या होता है, आइसोटोप्स की प्रेजेंस होना। क्लियर, ठीक है। अब बच्चा कहेगा सर कैसे, तो अच्छे सुनना बेटा, देखो मेरा स्टेटमेंट सुनना,
the atomic mass of some element is fractional number. फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन 35.5, यस और नो? तो मैंने क्या कहा, द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट इज फ्रैक्शनल नंबर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर आइसोटॉप्स। क्लियर है? ठीक है, आगे सुनो। इफ एनी एलिमेंट हैव मोर देन वन आइसोटॉप्स या मोर देन वन टाइप्स आइसोटॉप, then the atomic mass of element will average of a atomic mass of all isotopes. क्लियर? मैंने क्या बोला है, अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटॉप है तो उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा, सभी एटम के आइसोटॉप का जो सभी आइसोटॉप है उनका एटॉमिक मास का क्या लेना है, एवरेज लेना है। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझना बच्चों इस चीज को, एग्जांपल से समझो बेटा। कैसे? जैसे मैं ये ले रहा हूँ 4 एलिमेंट, क्या देखो बेटा, एलिमेंट W है, समझने के लिए। ओके, एलिमेंट मैंने क्या लिया है, W, अपनी मर्जी से कोई सा भी मान सकते हो। क्लियर है? सपोज करो इसके मान लो 3 आइसोटॉप है। पहला मैं लिख रहा हूं ZWA1, दूसरा मैं लिख रहा हूं ZWA2 और तीसरा मैं लिख रहा हूं बेटा ZWA3। क्या कह रहा हूं, ZWA1, ZWA2, ZWA3। आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं बेटा क्या, इनकी परसेंटेज अमाउंट की। ठीक है, इनकी परसेंटेज अमाउंट की बात करें, तीनों क्या होते हैं, ध्यान रखना। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर एलिमेंट तो W ठीक है, आपने इनके लिए जैसे A को A1, A2, A3 क्यों लिखा है, क्योंकि आइसोटॉप के लिए हमें पता है मास नंबर ही तो क्या होता है, डिफरेंट होता है। क्लियर है? पहला आइसोटॉप है तो इसके मास नंबर को मैंने क्या बोला है, A1 बोला है, दूसरे को क्या बोला है, A2, तीसरे को क्या बोला है, A3 बोल दिया समझने के लिए। तो बच्चा कहेगा सर Z को आपने Z1, Z2, Z3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि Z तो तीनों के लिए क्या होता है, सेम होता है बच्चों। यस और नो? क्लियर है? ठीक है, अब बच्चों बात करें, देखो क्या लिखेंगे, इनकी परसेंटेज अवेलेबिलिटी इन नेचर, नेचर में किस परसेंट में ये प्रेजेंट है। ओके, तो क्या लिखेंगे बेटा, परसेंटेज अवेलेबिलिटी, परसेंटेज अवेलेबिलिटी इन नेचर, नेचर में किस परसेंट में ये अवेलेबल है, इक्वल टू ये है बच्चों x रेशियो y रेशियो z। मतलब समझ रहे हो क्या, यानी नेचर में इनके परसेंटेज किस परसेंटेज में ये एग्जिस्ट करते हैं, उसका रेशियो क्या है, x रेशियो y रेशियो z, यानी x%, y%, z%। आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है बेटा, तो क्या लिखेंगे, अगर मुझे इसका एवरेज लेना है तो मैंने क्या कहा बेटा, अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप है तो क्या कहा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, सभी आइसोटोप्स के एटॉमिक मास का एवरेज होगा। क्लियर? एलिमेंट कौन सा था, W, इसके आइसोटोप कौन कौन से हैं, ZWA1, ZWA2, ZWA3। क्लियर है? तो इस एलिमेंट जो W अपन ने लिया है इसका एटॉमिक मास मुझे बताना है, तो ये बताओ WA1, WA2, WA3 किसके बेसिस पे डिसाइड करना है, तीनों के बेसिस पे। मैंने क्या कहा, पहले वाले आइसोटोप का एटॉमिक मास कितना है, A1, दूसरे का कितना है, A2, तीसरे का कितना है, A3, तो तीनों का एवरेज लेना है। क्लियर? और तीनों का एवरेज कैसे लेना है बेटा, समझना। तो क्या करेंगे, A1x प्लस A2y प्लस A3z और अपोन में क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस z। काम खत्म। इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, तीनों के एटॉमिक मास का एवरेज आ जाएगा। यही क्या होगा, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा। समझ में आ गया? ए एवरेज का मतलब क्या है, उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर? और बच्चों देखो इसके लिए मैंने क्या कहा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट की बात करें उसका एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर है? ठीक है, ये बताओ A1, A2, A3 इनका मतलब क्या है बच्चों, एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। आ गया समझ में? अलग अलग आइसोटॉप्स का एटॉमिक मास। क्लियर है? ठीक है, या फिर मैं बोलूं X, Y एंड Z, इनका मतलब क्या है बच्चों, इनका मतलब क्या है, परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, अलग अलग आइसोटॉप्स की परसेंटेज अमाउंट। आ गया समझ में? क्लियर है बच्चों? लिखो बेटा स्टेटमेंट लिखो, लिखो द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट्स, the atomic mass of some elements, the atomic mass of some elements is fractional number, is a fractional number, the atomic mass of some elements is fractional number due to presence of their isotopes, due to presence of their isotopes, due to presence of their isotopes। लिख लिए? नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इफ एनी एलिमेंट हैव मोर देन वन टाइप आइसोटॉप्स,
if any element have more than one types isotope, have more than one type isotopes, then the atomic mass of element if any element have more than one type isotopes, then the atomic mass of element will average of atomic mass of its all isotopes. Then the atomic mass of element will average of atomic mass of its all isotopes. ठीक है, बात समझ में आ गई? ये लिखो फॉर एग्जांपल, ऐसा कैसा लिखो बेटा, इसका मीनिंग मैं लिखा दूंगा लास्ट में, ये यहां तक लिखो आप, और ये ऐसे लिख लो। चलिए इनका मीनिंग लिखो बेटा, ए एवरेज लिखो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट बिल्कुल बेटा, जैसे प्रिंस का क्वेश्चन है सर x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 100 भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल बेटा, टाइम पास से बचने के लिए सीधा 100 भी आप कर सकते हो, क्योंकि परसेंट बोला है तो टोटल तो क्या आएगा, 100 ही आएगा। ठीक है, कौन सा 90, 91, 90 कितना भी हो सकता है बेटा, चाहे x कितना, y कितना, z कितना, तीनों का सम कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो टाइम पास से बचने के लिए सीधा आप क्या कर सकते हो, 100 भी लिख सकते हो। क्लियर है? चलो बेटा लिखो, ए एवरेज इक्वल टू लिखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। क्लियर? A1, A2 एंड A3 लिखो, एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, एटॉमिक मास ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड लिखो, परसेंटेज अमाउंट ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। चलिए चलो बेटा देखो, अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आए क्या, देखो इतना तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया ना चाहिए था बेटा। कैसे? मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा था, द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट इज फ्रैक्शनल नंबर, लिखा था ना, यस और नो? ठीक है बेटा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ देयर आइसोटोप। तो देखो बेटा ये अपन ने लिखा था ना, द एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट इज फ्रैक्शनल नंबर। ओके, उसके आगे ब्रैकेट में लिखना एग्जांपल, ऐसे लिख लेना शॉर्ट में, जो हमने लिखा ना एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट इज फ्रैक्शनल नंबर। ओके, ब्रैकेट में लिख लेना एग्जांपल Cl इक्वल टू 35.5। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐड कर लेना, जैसे मान लो क्लोरीन की बात करें अपन। ठीक है, तो क्या कहेंगे, बच्चे के दिमाग में है कि सर आपने कहा कि अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप होते हैं तो क्या होता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है, सभी आइसोटोप के एटॉमिक मास का क्या आता है, एवरेज आता है। यस और नो? और जब एवरेज आता है तो क्या होता है, नॉर्मली वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकता, लेकिन आइसोटोप की प्रेजेंस की वजह से वो फ्रैक्शनल हो सकता है। कैसे? जैसे क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के दो आइसोटोप कौन से हैं, Cl35, Cl37। क्लियर? नॉर्मली मैथमेटिक्स में हम क्या देखते हैं बच्चों, एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, टोटल वैल्यूज अपॉन टोटल नंबर। तो बच्चा क्या कहेगा सर 35 प्लस 37, ठीक है, अपॉन 2 करेगा, दो ही तो आइसोटोप है,
तो क्या होगा 72/2 से 36 आना चाहिए था। लेकिन ध्यान रखना एवरेज कैलकुलेट करने में इनकी परसेंटेज अमाउंट का भी रोल होता है। मैंने क्या कहा, परसेंटेज अमाउंट का भी रोल होता है। इस वजह से क्या आता है बच्चों 36 ना आकर कितना आता है 35.5 आता है। क्लियर है, ठीक है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आना चाहिए, सर वैसे तो हाइड्रोजन के भी क्या होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं, 1h1 1h2 1h3, यस और नो। तो हाइड्रोजन का अपन एटॉमिक मास क्या लेते हैं, अपन हमेशा ये लिखते हैं 1h1, यही क्यों लिखते हैं सर, ठीक है। अरे दिमाग में तो आना चाहिए ना, सर इसके भी जब 3 आइसोटोप है 1h1 1h2 1h3, तो ये भी क्या होते हैं, ये ऐसे ही क्यों होता है, ये डेसिमल में क्यों नहीं आता। तो इसका रीजन बच्चों ये है, हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन का जो एग्जैक्ट होता है वो तो कितना होता है 1.008 होता है, यस और नो। आ गया समझ में। अपन 1h1 क्यों बोलते हैं, तो एक ट्रिक मैं बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा हुआ उसके बेसिस पे। तो क्या, ध्यान से सुनना बेटा, वो ट्रिक क्या है, क्या द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट is nearest the atomic mass of that isotope which has maximum percentage amount। समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। अगर आपके पास टाइम कम है, सीधा आपको टिक लगाना है बच्चों, ठीक है। कि मान लो इतनी कैलकुलेशन का मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे सीधा टिक लगाना है, तो कैसे करना बेटा, एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, कौन से आइसोटोप के नियरेस्ट होगा, जिसकी परसेंटेज अमाउंट क्या है, सबसे ज्यादा है बच्चों। आ गया समझ में, क्लियर है। जैसे क्लोरीन का 35.5 आता है, तो बता सकते हो क्या ज्यादा अमाउंट में कौन होगा, Cl35 वाला या 37 वाला। क्लोरीन के 2 आइसोटोप बेटा, एक है 35 वाला, एक है 37 वाला। एवरेज ये आ रहा, तो ये बताओ ज्यादा परसेंटेज अमाउंट 35 की होगी या 37 की होगी, 35 वाला बेटा। मैंने क्या कहा, एवरेज एटॉमिक मास उसके नियरेस्ट होता है जिसकी परसेंटेज अमाउंट ज्यादा होती है। आ गया समझ में, ध्यान रखना, यानी जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो डोमिनेट करेगा, सीधी सी बात है। अरे मान लो सिंपल सी बात है बेटा, ए और बी पार्टनरशिप में है, सपोज करो बेटा किसी प्रोफेशन में है, ठीक है। अब मान लो ए का उसमें परसेंटेज रोल है बेटा 90%, बी 10% है, तो डोमिनेट कौन करेगा, ए ही करेगा। समझ में आया। सेम वही बात है बच्चों, क्या जिसकी परसेंटेज अमाउंट ज्यादा होती है वो डोमिनेट करता है, एवरेज वाला उसके आसपास होता है, उसके नियरेस्ट होता है। आ गया समझ में, क्लियर है। तो ध्यान रखना, जैसे क्लोरीन के 35 37 दो आइसोटोप होते हैं, एवरेज कितना आता है 35.5, क्योंकि Cl35 वाला क्या होता है ज्यादा अमाउंट में होता है। क्लियर, मेन आइसोटोप यही होता है। आपको याद है लास्ट लेक्चर में मैंने एक बात कही थी, इसी वजह से तो क्लोरीन बोलते ही दिमाग में क्या आना चाहिए 35 आना चाहिए, ना कि 37। आ गया समझ में, चल के बोले 37 तो ही उसको कंसीडर करते हैं। क्लियर। वैसे ही हाइड्रोजन की बात करें बच्चों, देखो मैंने क्या कहा, अपन हाइड्रोजन का 1 क्यों लेते हैं, क्योंकि इसका एवरेज क्या होता है ऑलमोस्ट 1 ही होता है, जो कितना आता है बेटा 1.008 होता है। क्लियर। एक्चुअल में इसका रीजन क्या होता है, इसके जो 3 आइसोटोप होते हैं 1h1 1h2 1h3, तो इसमें क्या होता है 95% क्या होता है हाइड्रोजन 1h1 की फॉर्म में ही होता है। आ गया समझ में, ये सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है। तो क्या करेंगे, जो तीनों का एवरेज लेते हैं वो क्या आएगा, इसके नियरेस्ट ही आता है बच्चों, 1.008 आता है। समझ में आ गया, क्लियर है। इस वजह से हाइड्रोजन का अपन डेसिमल में ना लेके ऑलमोस्ट क्या ले लेते हैं 1 ही ले लेते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है, क्योंकि हाइड्रोजन 95% 1h1 की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है बच्चों। क्लियर है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, आपको देखते टिक लगाना हो तो मैं कह सकता हूं क्या, किसी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, उस आइसोटोप के नियरेस्ट होता है जिसकी परसेंटेज अमाउंट मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा हो, यस और नो। क्लियर है बेटा। एक एग्जांपल में लिख रहा हूं, आपको बिना सोल्व किए आंसर देना है बेटा, समझना। सपोज करो मैंने ये लिख दिया x35, समझ में आ गया। x मैंने कोई भी एलिमेंट लिया है, उनके लिए z चाहे कितना भी हो मुझे मतलब नहीं है, मैंने इनका a लिखा, ये 30 है 35 है। क्लियर। समझने के लिए बिना कैलकुलेशन के आपको टिक लगाना है। सपोज करो इसको मैं बोलूं 80%, ये है 20%। क्लियर है, ठीक है। अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, आपको बताना है आंसर क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास कौन सा होगा। सिर्फ टाइम आपके पास मान लो जस्ट 1 या 2 सेकंड बचे हैं, कौन सा होगा एवरेज, कौन सा होगा, क्या 30.5, प्रिंस छवि कौन सा होगा बेटा, छविकांत प्रिंस कौन सा होगा बेटा, कौन सा होगा, छवि का आंसर तो है 30, प्रिंस का 34। अरे बावड़े कैसी थ्योरम लगा रहा है बेटा प्रिंस, मैंने क्या बोला है 2 आइसोटोप मैंने आपको दिए हैं, बिल्कुल बेटा 30.5 होगा। कैसे, अभी मैंने क्या बोला, अगर किसी एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप होते हैं तो नो डाउट क्या आता है, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास सभी आइसोटोप के एटॉमिक मास का एवरेज तो आएगा,
लेकिन टाइम कम अगर हमें सीधा चेक करना है तो क्या करना, एवरेज एटॉमिक मास उस आइसोटोप के नियरेस्ट होता है जिसकी परसेंटेज अमाउंट मैक्सिमम हो। यस और नो। यहाँ मैंने दो लिखे हैं 30 और 35 है। देखो 30 वाला जो है उसकी परसेंटेज अमाउंट है 80% है और 35 वाला कितना है 20%। तो एक बात तो श्योर है, एवरेज वाला किसके नियरेस्ट आएगा, 30 के नियरेस्ट या 35 के नियरेस्ट, 35 के या 30 के, 30 के। क्लियर। अब बच्चा देखेगा इसका मतलब है 30 के नियरेस्ट दो दे रखे हैं 29.5 और 30.5। अब बच्चा कहेगा सर ने ये तो कहा था क्या कि अगर 30 वाला मैक्सिमम अमाउंट में है, ज्यादा अमाउंट में है तो इसके नियरेस्ट होगा, लेकिन सर ने ये नहीं कहा था कि थोड़ा सा कम होगा या थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है बेटा, दो वैल्यू का अगर हमें एवरेज लेना है तो वो हमेशा मिनिमम से ज्यादा होता है, मैक्सिमम से कम होता है। यस और नो, दोनों के बीच की वैल्यू होती नहीं होती। ठीक है। अब बच्चा क्या करेगा, ये भी 30 के नियरेस्ट है, सर ने ये कहा था मैक्सिमम वाले के आसपास होगा, इसका मतलब ये भी आसपास है, ये 0.5 कम है, ये 0.5 ज्यादा है, फिर क्या करेगा, जय माता दी से करोगे क्या, नहीं बेटा। अब कॉमन सेंस काम में लेना है, क्या दो डिजिट के क्या करना है बच्चों, इधर ध्यान दो, दो डिजिट का अगर आपको क्या लेना है बच्चों, एवरेज लेना है, तो ये कॉमन सेंस है, क्या होगा, मिनिमम से ज्यादा होता है हमेशा एवरेज वाला और मैक्सिमम से कम होता है बच्चों। क्लियर। इसका मतलब 30 से ज्यादा वाली वैल्यू, 35 से कम वाली वैल्यू तो कौन सी होगी, 30.5। समझ में आया, देखते टिक लगाना हो तो कैसे करना है। क्लियर है बेटा, लिखो ये ट्रिक जरूर लिखो, लिखो। प्रिंस बात समझ में आई, 30.5 कैसे है, समझ में आया, प्रिंस 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 प्रिंस, बात समझ में आई क्या। चलो बेटा, वाई इसका मतलब क्या होता है रे, वाई का मतलब, ठीक है चलो लिखो बेटा, लिखो द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, the average atomic mass of element, the average atomic mass of element will nearest, the average atomic mass of element will nearest the atomic mass of that isotope, the average atomic mass of element will nearest the atomic mass of that isotope which has maximum percentage amount, which has maximum percentage amount। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लिख लो, ये खाली आईडी से हमने बताया बच्चों, जरूरी नहीं एग्जैक्ट 30.5 ही आए, लेकिन टाइम कम हो, देखते हैं अपन को अगर बेस्ट ऑप्शन चूज करना पड़े तो कैसे करना। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई ना। चलो बेटा, तो ये हमने बात की बच्चों आइसोटोप के बारे में, कैसे करना है क्या करना, क्लियर है। चलो बच्चों नोट लगाओ, नोट लगाओ, एक प्रॉपर्टी कई बार पूछता है बच्चों, बच्चों देखो कैसे करना है। नॉर्मली बेटा दो प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है, क्या, एक तो केमिकल प्रॉपर्टी, एक फिजिकल प्रॉपर्टी। ओके, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी। बच्चा कहेगा सर ये कौन सी प्रॉपर्टी लॉन्च हो गई, तो केमिकल प्रॉपर्टी की अगर अपन बात करें बेटा तो अपन एग्जांपल देख सकते, जैसे मान लो टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी। ठीक है बेटा, अरे टॉक्सिसिटी फ्लेमेबिलिटी, जैसे मान लो कितने सारे टॉक्सिन्स होते हैं बेटा, ये तो सभी का इफेक्ट सेम आता है क्या, नहीं, क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर सभी की क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। यस और नो। फ्लेमेबिलिटी यानी उनके जलने की टेंडेंसी। ठीक है बेटा, जलने की टेंडेंसी अलग अलग सबस्टांस की अलग अलग होती नहीं होती, होती है, क्योंकि समय पता है सभी इंटरनल स्ट्रक्चर सभी की क्या होती है बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट होती है। यस और नो। तो ये तो आती है केमिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है, ठीक है। या फिर अपन बोले जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट है, ये आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो नॉर्मली एक क्वेश्चन आता है, पॉइंट आता है क्या, कि आइसोटोप्स की बात करें तो क्या होता है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सा सेम होता है, कौन सा डिफरेंट होता है। क्लियर है, ठीक है। इसको डिसाइड करने का बेसिस मैं आपको बता रहा हूं बेटा, फिर आपको खुद बताना है कि इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन सेम होगा, कौन डिफरेंट होगा। ओके, चलो बेटा बताना। देखो केमिकल प्रॉपर्टी ध्यान रखना बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे मैंने कहा फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, ये क्या करती है, डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर।
बात समझ में आई? केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगी। डिपेंड करने का मतलब है अगर एटॉमिक नंबर सेम तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। क्लियर है? ठीक है बच्चों। अब बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब। ठीक है बच्चों, तो क्या कहेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी मास नंबर पर। क्लियर? डिपेंड करने का मतलब है मास नंबर सेम तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, मास नंबर डिफरेंट है तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। क्लियर? शॉर्ट एंड स्वीट में मैं कहूं केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पर, फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पर या मास नंबर पर। क्लियर है? तो आइसोटोप के लिए ये बताओ बच्चों, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में दोनों सेम होगी, दोनों डिफरेंट होगी, तो या कौन सी सेम या कौन सी डिफरेंट होगी? कौन सी होगी? दोनों डिफरेंट होगी क्या? पक्का? सभी? कौन सी सेम कौन सी डिफरेंट? प्रिंस, कौन सी सेम कौन सी डिफरेंट? मैंने क्या कहा बच्चों? केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? एटॉमिक नंबर पर। आइसोटोप के लिए एटॉमिक नंबर सेम होता नहीं होता? होता है, तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। क्लियर है? ठीक है। और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? मास नंबर पर। आइसोटोप के लिए ये बताओ मास नंबर डिफरेंट होता है नहीं होता? होता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? लिखो बेटा, नोट लगाई, लिखो लिखो। बिल्कुल 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 बेटा, वेरी गुड। लिखो बेटा, लिखो लिखो द केमिकल प्रॉपर्टीज, 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 ब्रैकेट में लिखो बेटा। एग्जाम्पल, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी depends on atomic number, depends on atomic number, depends on atomic number, while the physical properties, while the physical properties, while the physical properties, ब्रैकेट में लिखो एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटीसी। बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एटीसी। ब्रैकेट बंद करो। डिपेंड्स ऑन मास नंबर, डिपेंड्स ऑन मास नंबर। so for isotopes, so for isotopes, so for isotopes chemical properties are same, so for isotopes chemical properties are same but physical properties are different. फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। लिख ले बेटा। तो कॉमन सेंस आपसे आपसे पूछे बेटा, देखो जैसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, इन सब का बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सेम होगा या डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? रीजन क्या है? बात समझ में आ गई क्या? चलो बेटा बात करते हैं इनके क्वेश्चंस पर। आपको याद है बच्चों एवरेज एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट अपन ने जो लिखा था उस पर हमें न्यूमेरिकल पूछेगा। ओके, कैसे पूछ सकता है बेटा? बात करते हैं। चलो क्वेश्चन लिखो, लिखो द परसेंटेज अमाउंट ऑफ, the percentage amount of isotopes X20, 21 and 22, the percentage amount of isotopes X20, 21 and 22, X20, 21, 22, X20, 21, 22 are 85%, 5% and 10% रेस्पेक्टिवली। फैसल बार बार क्या कर रहा है? कभी क्लास में आ रहा है कभी जा रहा है। फैसल अब की बार ऐड नहीं करूंगा बेटा, ध्यान रखना, ठीक है ना? बार बार क्लास क्यों छोड़ रहा है? 2-3 बार ऐड कर दिया बेटा तेरे को रनिंग क्लास में, ऐसे क्या करते हो? ये क्लास लेना थोड़ी होता है ऐसे। तो क्या कहा? द परसेंटेज अमाउंट ऑफ आइसोटोप्स X20, 21, 22 आर
85%, 5% and 10% respectively. Then calculate the average atomic mass. Then calculate the average atomic mass of element X. Then calculate the average atomic mass of element X. तो एलिमेंट X है, उसके लिए हमें क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास बताना है। ओके चलो बच्चों देखते हैं कैसे करना है बेटा। क्या करना, सबसे पहले क्या करना, एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट लिखेंगे। तो क्या होता है बच्चों, वो A1X प्लस क्या करते हैं बेटा, A2Y प्लस क्या करते हैं, A3Z। क्लियर है। अपॉन में क्या लिखेंगे, X प्लस वाई प्लस Z। क्लियर है बेटा, ठीक है। तो यहाँ से अपन बात करें बच्चों, देखो जैसे बोल रहा है वैसे करते जाओ। क्या हमें पता है ये बताओ, जो एलिमेंट X है उसके लिए A1, A2, A3 की वैल्यू क्या है। A1 क्या है, पहले एलिमेंट का आइसोटोप का एटॉमिक मास 20, 21, 22। A1, A2, A3 की वैल्यू आ गई, नहीं आ गई, आ गई। XYZ की वैल्यू कितनी है, 85, 5 और 10। समझ में आ गया। तो बस इसमें वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ए जो एवरेज हमारे पास आएगा, ए एवरेज इसको तो क्या लिखेंगे बच्चों, 20 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 85 प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है। मल्टीप्लाई क्या करेंगे 22 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 10 और अपॉन में क्या करेंगे, x कितना है बच्चों 85, y कितना है 5, z कितना है 10। यस और नो। क्लियर है बच्चों। देखो स्मार्ट कैलकुलेशन कैसे करनी है बेटा, देखो एक्स्ट्रा पेन चलाना नहीं है कैलकुलेशन में कभी बेटा। देखो टाइम बचाना है, दिमाग चलाना है। कैसे, 85 को डबल करो तो कितना होता है 170। यस और नो होता है बच्चों। आगे जीरो लगा दो तो क्या लिखेंगे 1700। क्लियर है। 21 को 5 से करते कितना आता है 105। क्लियर है, ठीक है बेटा। 22 को 10 से करे कितना आता है 220। यस और नो। अपोन में तो कितना आ जाएगा 100। यस और नो। एक्स्ट्रा देखो बेटा मैंने क्या कहा, एक्स्ट्रा पेन चलाने नहीं, खाली दिमाग चलाना है हमें कैलकुलेशंस में। कैसे, 105 के टुकड़े टुकड़े कर लो। टुकड़े टुकड़े मतलब क्या, इसे ब्रेक कर लो, 100 और 5 बना लो। क्लियर, 100 और 5 बना लो। 100 को क्या करूं बेटा 1700 में ऐड अगर करूं तो कितना हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें बेटा, देखो 100 ये हो गया और 220 को क्या करो बेटा 20 को अलग कर दो। ठीक है, 200 और 100 कितना हो गया 300। 300 को इसमें ऐड करो कितना आ जाएगा 2000। यस और नो 2000 आ जाएगा। और 5 और 20 कितना हो गया 25, यानी क्या आ गया 2025। समझ में आ गया। यस और नो। अपोन में क्या बेटा 100 तो ये कितना आ जाएगा 20.25। यस और नो। देख सकते हो बच्चों। ये बताओ सबसे ज्यादा कौन सा था, 20 वाला था या 21 या 22 वाला। इसकी परसेंटेज अमाउंट सबसे ज्यादा है। तो देखो नियरेस्ट कौन किसके इक्वल आ रहा है बेटा 20। हमें पता है ये सबसे ज्यादा अमाउंट में, तो 20 के आसपास आ रहा नहीं आ रहा, आ रहा। क्लियर, नोट करो। बिल्कुल प्रिंस, वेरी गुड। चलिए चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो लिखो द एवरेज एटॉमिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यानी Cl। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ Cl is 35.5 is 35.5। then calculate the percentage amount of Cl35 and Cl37। the average atomic mass of Cl is 35.5। then calculate the percentage amount of Cl35 and Cl37। क्लियर है। देखो बच्चों कैसे करना है, क्या करना है बेटा, इधर ध्यान दो। सबसे पहले है बच्चों देखो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लगाए तो ये बताओ बेटा दो ही आइसोटोप है, तो ये बताओ जेड तक जाने की जरूरत है क्या। अरे जेड तक जाने की जरूरत है क्या,
दो आइसोटोप होंगे तो दो तक करेंगे, तीन होंगे तो तीन तक करेंगे, यस और नो। तो एक्स और वाई से अपना काम चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा बेटा। क्लियर है? देखो कैसे करना है बच्चों। क्लोरीन की अगर अपन बात करें, अपन को एवरेज कितना दे रखा है 35.5, मैंने इसको अलग टाइप से पूछ लिया। क्लियर है? देखो बेटा कैसे एवरेज, देखिए पहला आइसोटोप कौन सा है Cl35, दूसरा कौन सा है Cl37। क्लियर है? ठीक है। परसेंटेज अमाउंट की अगर अपन बात करें तो इसको जैसे मैं x% मानूं तो ये 100 माइनस एक्स होगा या नहीं होगा? यस और नो? अरे होगा नहीं होगा? ये अगर x है तो बेटा ये 100 माइनस एक्स होगा नहीं होगा? परसेंट का मतलब क्या? टोटल 100 होना। एक की वैल्यू इतनी है तो दूसरी 100 में से ये कर माइनस कर दो बेटा, अपने आप दूसरे की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है? चलो अब अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। कैसे? ए एवरेज है, इसकी जगह मैं कितना लिखूंगा 35.5। यस और नो? क्लियर है? A1 की जगह मैं कितना लिखूंगा 35 मल्टीप्लाई बाई एक्स की जगह क्या लिखूंगा, सीधा एक्स ही लिख दो। क्लियर है? प्लस A2 की जगह कितना लिखूंगा बेटा 37। क्लियर है? मल्टीप्लाई बाई, ये बताओ y की जगह कितना लिखेंगे 100 माइनस एक्स। यस और नो? क्लियर है बेटा? ठीक है, x की जगह वही x प्लस इसकी जगह 100 माइनस x। क्लियर है? प्लस x माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा नहीं होगा? मैंने क्या कहा था, अपॉन में तो वैसे भी 100 आएगा। क्लियर है? चलो बच्चों देखो आगे अगर अपन सोल्व करें तो क्या लिख सकते हैं 35.5 इक्वल टू ये कितना हो गया बच्चों 35x प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700 और माइनस कितना हो जाएगा 37x अपॉन में क्या हो जाएगा 100। यस और नो? 100 को इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? कर सकते हैं बच्चों। इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे 3550। यस और नो? होगा बेटा? डेसिमल कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो और लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 3700 35x माइनस 37x, तो माइनस का 2x बचेगा नहीं बचेगा? यस और नो? बचेगा बच्चों। ठीक है, इस 2x को अगर इधर लेके आ जाए तो क्या लिखेंगे 2x इक्वल टू ये कितना हो गया 3700, ये इधर आएगा नहीं आएगा? आ जाएगा बच्चों 3550। यस और नो? इसका मतलब ये बताओ 2x किसके बराबर आ गया बच्चों 150 के बराबर। यस और नो? आएगा नहीं आएगा? 2x इक्वल टू 150, तो x इक्वल टू कितना आ गया बेटा 150/2, यानी कितना आ गया 75। यस और नो? बात समझ में आई क्या? इसका मतलब जो हमारे पास दो आइसोटोप थे बेटा, कौन सा Cl35 है, Cl35 कितना था x%, यानी ये कितना आ गया x की वैल्यू कितनी है 75, तो ये 75%। क्लियर है? ठीक है। और Cl37 जो है दूसरे वाला वो कितना है 100 माइनस x%। यस और नो? तो क्या करेंगे 100 माइनस 75%, यानी कितना आ जाएगा 25%। समझ में आ गया कैसे किया? क्लियर है? यस और नो? नोट करो बेटा।
अब आवाज आ रही है बेटा? अब आ रही है ना? आ रही है? अब आ रही है? यस और नो? यस और नो? हाँ ठीक है बेटा। चलो बच्चों, तो ये तो अपनी बात की, देखो हमसे कैसे पूछ सकता है, कैसे करना, क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और देखते हैं बच्चों, देखो एक क्वेश्चन और इसी कॉन्सेप्ट पर कैसे पूछ सकता है। लिखो, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स, द एवरेज एटॉमिक मास, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स, द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्स is 10.8. The average atomic mass of element X is 10.8. Then the ratio of participation, then the ratio of participation, then the ratio of participation, then the ratio of participation of its isotopes X10, X11 and X12 will, पहला ऑप्शन है 1:1:1, दूसरा है बेटा 1:1, तीसरा है 2:2 और फोर्थ ऑप्शन है बेटा 2:2:1. Then the ratio of participation of its isotopes X10, 11, 12 will, लिख लिए? ये ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन लिखो बेटा 1:1:1, 1:1, 2:1:2, 2:1. यानी लास्ट से लास्ट हमें कैसे पूछ सकता है, आइसोटोप वाले कॉन्सेप्ट पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है. ओके, अगर जेई लेवल पे अगर हमें पूछे तो कैसे बेटा समझना इस चीज को. देखो एक्चुअल में क्या होता है, ऑप्शन लिख लिया क्या? चलो अब समझना. देखो एग्जाम में क्या होते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऑप्शन चेक करके किए जाते हैं. मैंने क्या कहा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो क्या किए जाते हैं बच्चों, ऑप्शन चेक करके किए जाते हैं. ओके देखो बेटा, हर क्वेश्चन में मैंने अलग कॉन्सेप्ट दिया. कैसे, पहले वाले में मैंने क्या किया था, परसेंटेज अमाउंट देके आपको एवरेज पूछा था, यस और नो. दूसरे वाले में मैंने क्या कहा था बच्चों, एवरेज देके आपको परसेंटेज अमाउंट पूछा था ना. ठीक है, तीसरे में मैंने क्या कहा, आपको अलग अलग आइसोटोप A1, A2, A3 भी दे रखा है और आपको क्या पूछा, एवरेज दे ही रखा है. एक फिर पूछा है यानी इनका रेशियो क्या होगा, एक्स वाई जेड का रेशियो क्या होगा. क्लियर. इसका मतलब एक बात तो श्योर है, अगर ओनली एक्स और वाई की बात होती तो जैसे क्लोरीन वाला अभी अपन ने किया है वैसे कर लेते, एक को एक्स मान लेते तो दूसरे को 100 - x मान लेते. यस और नो? अरे मानते नहीं मानते. लेकिन तीन वैल्यूज अगर हो तो एक को x दूसरे को सीधा 100 - x मान सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि अगर बात दो की होती है तो पता चलता है इसका इतना रोल है तो बाकी बच गया वो इसका रोल होगा. यस और नो? क्लियर. लेकिन तीन के लिए ऐसे अप्लाई कर सकते हैं क्या? नो बेटा. तो क्या कर सकते हैं, हर ऑप्शन चेक करके करना है. ऐसा क्वेश्चन आपको आ जाए तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर एक्स वाई जेड की पहले वैल्यू 1:1:1 लेके अप्लाई करना है, उससे अगर एवरेज वाला 10.8 आ रहा है, इसका मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू ये होगी. ये सही है, आ गया समझ में. अगर इससे नहीं आ रहा तो दूसरा ऑप्शन चेक करना पड़ेगा. एक्स वाई जेड को ये मानकर अगर इससे 10.8 आ रहा तो मतलब ये सही है. क्लियर है. इससे नहीं आ रहा तो ये चेक करना, इससे यार नहीं आ रहा तो ये चेक करना है. क्लियर है. अपने पास क्लास में इतना टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं है कि 4 क्वेश्चन के बराबर चारों को सोल्व करें, लेकिन एग्जाम में आ सकता है बेटा, ध्यान रखना. क्लियर. तो आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा लास्ट में करना है. बच्चे को ये तरीका पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना है. जो क्वेश्चन ज्यादा टाइम वेस्ट करता है वो आपको क्या करना है, लास्ट में सोल्व करना है. ध्यान रखना बेटा. क्लियर है. पहले वही क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो जल्दी हो सके, ताकि कॉन्फिडेंस आ सके कि मैक्सिमम 90% पेपर मैंने सोल्व कर लिया है. क्लियर है. मैं सेफ जोन में हूँ. अब मैं टॉप रैंक के लिए बाकी 10% पेपर को जो बच गया उसको टाइम वेस्ट मतलब ज्यादा टाइम दे सकता हूँ, कहने का मतलब है. वरना ऐसे क्वेश्चन लेके बैठ के जो 4 क्वेश्चन के बराबर टाइम खाता है, जिसके चक्कर में 3 क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके और आप सिलेक्शन की रेंज से बाहर हो जाओगे. क्लियर है. तो वहाँ पे दिमाग भी काम में लेना होता है कि कहाँ मुझे टाइम कंज्यूम करना है, कहाँ पे नहीं करना. क्लियर है. चलो बेटा, तो देखो फोर्थ वाले के अकॉर्डिंग मैं सोल्व करके बता रहा हूँ. तो कैसे, ए एवरेज बराबर है, तरीका मैंने आपको बता दिया बच्चों कैसे करना है. ए एवरेज इक्वल क्या होता है, A1x प्लस क्या होता है, A2y प्लस क्या होता है, A3z. क्लियर है. और क्या करेंगे अपन में, x प्लस वाई प्लस जेड. क्लियर है बेटा. ठीक है यहाँ तक. चलो देखो अब मैंने क्या कहा, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके चेक करना है हमें, किससे एवरेज वाला इसके बराबर आता है, किससे नहीं आता. क्लियर. फोर्थ वाले के अकॉर्डिंग ट्राई करते हैं बेटा. सबसे पहले बच्चों देखो कैसे करना है, क्या करना. A1 कितना रे,
10, x की वैल्यू कितनी है बेटा 2। मैं फोर्थ वाला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ डायरेक्टली बेटा, देखते हैं इसे 10.8 आता है या नहीं आता। क्लियर है, ठीक है। तो देखो a1 तो कितना है 10, a1 की जगह 10 कर दिया। x कितना है बेटा 2 प्लस a2 कितना है रे 11 मल्टीप्लाई बाय y कितना है 2 प्लस a3 कितना है बेटा 12 मल्टीप्लाई बाय z कितना है 1, ये 1 हो गया अपॉन x प्लस वाई प्लस जेड कितना करेंगे 2 प्लस 1। यस और नो करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। इसे अगर सोल्व करें तो देखो ये कितना 20 प्लस क्या हो गया 22 प्लस क्या हो गया 12 अपॉन कितना हो गया 5। यस और नो, ठीक है बेटा। इसे अगर अपन सोल्व करें 20 प्लस 22 कितना हो गया 42 प्लस 12 कितना हो गया 54। यस और नो, तो क्या करेंगे 54/5 है 54/5 और इसे अपना अगर सोल्व करते हैं बच्चों तो हमें पता है ए एवरेज वाला कितना आता है। इसे सोल्व करने पर ये कितना आ जाएगा 10.8 है, क्योंकि 50/5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 4/5 कितना हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो 10.8 जो अपन को एवरेज दे रखा, तो ये बताओ कौन से ऑप्शन से आ रहा है बच्चों, फोर्थ से, तो ये इसका सही आंसर है। समझ में आ गया। मैंने क्या कहा, ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ऑप्शन चेक करके देखना पड़ेगा कि जो एवरेज दे रखा है वो कौन से ऑप्शन से आ रहा है। आ गया समझ में, जिस ऑप्शन से एक्स वाई जेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग वो रिजल्ट आ रहा है वही अपना सही आंसर है। क्लियर है, समझ में आ गया, नोट करो बेटा फटाफट। बाकी ऑप्शंस आप घर के सोल्व करके देख सकते हो बेटा, इनसे ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए प्रिंस सविकांत को डाउट बेटा, कोई भी डाउट साइड 2 नो बेटा, साइड 2 नहीं, फोर्थ वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या बच्चों, आइसोटॉप्स के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, चाहे हमें एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन पूछे या हमें न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे बेटा, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, यस और नो। तो आज के क्वेश्चन बैंक बेटा जो आपको क्वेश्चन बैंक मैंने सेंड किया है या दिया है, उसमें क्या करना, जो जो आइसोटॉप के क्वेश्चन है बेटा सारे कर लेना, चाहे एग्जाम्पल बेस्ड हो कि आइसोटॉप का एग्जाम्पल है या नहीं है, कैसे भी जो भी क्वेश्चन दे रखा हो आइसोटॉप नाम आते ही कर लेना। समझ में आ गया, क्लियर। चलो सेकंड स्पीशीज पढ़ते हैं बच्चों, नंबर 2 लिखो, आइसोबार्स। आइसोबार्स, 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 आइसोबार्स लिख लिए। आइसोबार्स की अपन बात करें बच्चों, देखो क्या होगा, अपोजिट ऑफ है, क्या होगा आइसोटॉप्स। क्या कहा, आइसोबार के लिए क्या कहेंगे, अपोजिट ऑफ है आइसोटॉप्स, इतना ध्यान रखना। क्लियर, अपोजिट ऑफ आइसोटॉप्स का मतलब क्या है, आइसोटॉप में अपन ने क्या कहा था, जेड सेम ए डिफरेंट। क्या कहा, जेड सेम है ए डिफरेंट, इसमें क्या कहेंगे ए सेम है जेड डिफरेंट, काम खत्म। क्लियर, तो इसके आगे पहले दिए लिख लो बेटा, अपोजिट ऑफ, क्या कहा, अपोजिट ऑफ आइसोटॉप्स, काम खत्म। ठीक है, बस इतना ध्यान है, काम हो गया। मैंने क्या कहा, अपोजिट ऑफ आइसोटॉप्स का मतलब क्या, उसमें अपन ने क्या कहा था, जेड सेम ए डिफरेंट। क्लियर है, इसमें क्या कहेंगे ए सेम जेड डिफरेंट, काम खत्म। बस बच्चे को इतना दिमाग में हिंट पता है, बस आइसोटॉप के अकॉर्डिंग ये भी याद हो गया। कैसे, इतना पता है कि आइसोटॉप का अपोजिट होगा, आइसोटॉप में बोला था जेड सेम ए डिफरेंट, इसमें क्या बोलेंगे ए सेम जेड डिफरेंट। क्लियर है, इसका मतलब जेड डिफरेंट है, मतलब ये बताओ एटम जो होंगे एक ही एलिमेंट के होंगे या अलग अलग एलिमेंट के होंगे, अलग अलग, क्योंकि जेड डिफरेंट है। यस और नो, इसका मतलब क्या लिखेंगे, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर कॉल्ड एज आइसोबार्स। क्लियर, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होंगे जिनका मास नंबर सेम होगा बट एटॉमिक नंबर क्या होगा बच्चों,
डिफरेंट होगा उनको क्या बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। क्लियर है? चलो बेटा, तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग अपन ने क्या कहा। इसका मतलब मास नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा मतलब ए क्या होगा, सेम होगा। ए अगर सेम होगा तो ये बताओ p प्लस एन की वैल्यू सेम होगी या नहीं होगी, यस और नो? अरे p प्लस एन का सम ही तो क्या होता है बच्चों, ए होता है। क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों तो क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है? अब डिफरेंट कौन होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, यस और नो? ठीक है। जेड अगर डिफरेंट होगा तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन डिफरेंट होंगे नहीं होंगे, होंगे। और न्यूट्रॉन का नंबर भी क्या होता है, डिफरेंट होता है। मैं फिर इस बात को बोल रहा हूं बच्चों, क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन वैसे डिफरेंट डिफरेंट होंगे, दोनों का सम क्या होगा, सेम होगा। क्या बोल रहा हूं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन वैसे डिफरेंट होंगे लेकिन दोनों का सम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? कैसे होगा बच्चों, देखो इस बात को अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ बेटा, कैसे, जैसे मैंने ये लिखा है क्या 1s3 एंड 2He3, मैंने क्या कहा 1s3 एंड 2He3 बेटा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, हाइड्रोजन और हीलियम का मैंने एग्जांपल लिया। क्लियर है? तो बच्चों देख सकते हो, देखो ये जो प्रॉपर्टी अपने लिखी है सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन सा सेम आता है कौन सा डिफरेंट आता है। सबसे पहले देखते हैं बेटा जेड के बारे में, इसका जेड कितना होगा 1, इसका जेड कितना 2। क्लियर है? ठीक है। बात करें बच्चों ए पर, इसका ए कितना होगा 3, इसका ए कितना होगा 3। क्लियर है? चलो बात करें बेटा इलेक्ट्रॉन के नंबर पर, ये कितना है 1 तो ये कितना है 2। क्लियर? प्रोटॉन के नंबर पर बात करें बेटा, ये कितना होगा 1, ये कितना होगा 2। क्लियर है? चलो बेटा अपन बात करें न्यूट्रॉन के नंबर पर, न्यूट्रॉन क्या होगा a माइनस जेड, तो क्या करेंगे 3 माइनस 1 कितना होगा 2, ये कितना होगा 3 माइनस 2 यानी कितना होगा 1 होगा। यस और नो? अगर मैं कहूं बच्चों p प्लस एन पर, किस पर है p प्लस एन पर, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3। यस और नो? इसके लिए कहूं बेटा 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यस और नो? देख सकते हो। वैसे ही एक एग्जांपल जैसे मैं और लिखूं, क्या 6 कार्बन है 14 एंड 7 नाइट्रोजन 14, इसके लिए अगर अपन बात करें तो देख सकते हैं कौन कौन सी प्रॉपर्टी बेटा सेम है या डिफरेंट है। अगर मैं बात करूं जेड की, जेड कितना होगा 6, इसके लिए कितना 7। यस और नो? ए की अगर मैं बात करूं बेटा, ए कितना है 14, ये कितना है 14। यस और नो? ठीक है। इलेक्ट्रॉन की बात करूं बेटा, ये कितना है 6, इसका कितना होगा 7। प्रोटॉन की अगर बात करूं तो ये कितना है 6, ये कितना है 7। यस और नो? अगर बात करूं न्यूट्रॉन की तो 14 माइनस 6 कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 14 माइनस 7 यानी 7। यस और नो? न्यूट्रॉन और बात करें बेटा p प्लस एन की, दोनों के सम की बात करें तो 6 प्लस 8 कितना होगा 14, इसकी बात करें 7 प्लस 7 कितना होगा 14। यस और नो? तो जो जो हमने बोर्ड पे लिखा आप देख सकते हो बच्चों, एक एक चीज करेक्ट है या नहीं है। मैंने क्या कहा, देखो ZEPN इंडिविजुअल सभी की बात करूं तो क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। कैसे, जेड देखो कितना है 6 और 7, 1 और 2, डिफरेंट है या नहीं है। इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन देखो 6 और 7, 1 और 2, डिफरेंट है बच्चों दोनों का। इसकी बात करिए पी और एन भी डिफरेंट, पी देखो 6 और 7, 1 और 2, 8 और 7, 2 और 1, डिफरेंट है या नहीं है बच्चों। लेकिन मैंने क्या कहा, ए और p प्लस एन सेम होगा। ए देखो बच्चों 14, 14, 3 और 3। क्लियर? p प्लस एन देखो इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट हो सकता है लेकिन दोनों का सम क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों का सम सेम होगा तभी तो क्या होगा, ए डिफरेंट, ए सेम होगा बच्चों। क्लियर है? कैसे, देखो p प्लस एन, भले ही इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन अलग अलग है लेकिन देख सकते हैं बेटा 6 प्लस 8 कितना 14, 7 प्लस 7 कितना 14। ठीक है, 1 प्लस 2 कितना 3, 2 प्लस 1 कितना 3। समझ में आ गया? तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का नंबर सेम होना जरूरी नहीं है लेकिन दोनों का सम होगा वो क्या होगा, सेम होगा। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? कोई डाउट यहां तक क्लियर है? चलो बेटा लिखो द डिफरेंट एटम्स ऑफ, द एटम्स ऑफ, ऐसे लिखो द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, the atoms of different elements, the atoms of different elements, the atoms of different elements which have same mass number, which have same mass number but different atomic number, but different atomic number। ओके, चलो बेटा तो इसको क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। कॉमन सेंस है ये तो समझ सकते हो। क्लियर? चलो बोर्ड पे जो नोट है
उसको नोट कर लो, छाप दो, ठीक है। चलो बेटा, प्रिंस, छवि, फैसल जो ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं, आज के लेक्चर में कोई दिक्कत है बोलो। अभिषेक बोलो बेटा, आज के लेक्चर में कोई भी दिक्कत है तो बोलो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, फटाफट बोलो। लेक्चर कंप्लीट करते हैं बेटा, खत्म करते हैं फिर। नो 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 नो, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है बेटा आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। चलो बेटा, जो मंडे को अपनी क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आइसोस्टीयर, आइसोडाइफर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो न्यूट्रॉनिक, ऐसा कोई नाम मिले वो छोड़ देना। लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, या फिर एटम के बारे में, या फिर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, या फिर क्या बच्चों अपने स्पेसिफिक चार्ज, या फिर आइसोटोप, आइसोबार, यहां तक जो हमने डिस्कस किया है वहां तक के क्वेश्चन सोल्व कर लेना बेटा। समझ में आ गया? क्लियर? जो क्वेश्चन मैं आपको साथ साथ सोल्व करते रहना, साथ साथ डाउट डिस्कस करते रहना बेटा। एक साथ करोगे तो नहीं होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं साथ साथ। क्लियर है? नहीं बेटा, कल संडे को क्लास नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। संडे को, जिस दिन संडे को क्लास की जरूरत पड़ेगी, और अभी अपनी कोई इतनी जरूरत ही नहीं है क्लास की, संडे को क्लास रखने की, तो जिस दिन संडे को क्लास की होगी हम खुद अनाउंस करेंगे, टेंशन मत लो। क्लियर? बाकी 6 वर्किंग डे में आपकी क्लास होगी, 7 डे आपको थोड़ा रेस्ट के लिए, और जो आपने 6 डेज में पढ़ा है बेटा उसके रिवीजन के लिए ये ध्यान रखना। क्लियर? क्योंकि जब तक आपकी क्लास नहीं, वही बात है, रिवीजन नहीं करोगे बेटा आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। बीच का संडे आपके लिए इसीलिए बेटा कि मंडे से सैटरडे तक मैंने क्या पढ़ा है, साथ साथ तो पर डे पढ़ना ही पढ़ना है, और 7 डेज में आपको क्या करना है, लास्ट 7 डेज में आपको लास्ट का जो संडे वाला दिन है उसमें एक साथ बाइंड अप कर देना, एक साथ बाइंड अप कर देना। 6 डेज में मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ा था, पूरे को एक साथ रिवाइज कर देना। क्योंकि एक चैप्टर को जब तक पहली बार आप फर्स्ट टाइम पढ़ते हो तो अब तो कुछ ही नहीं है, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ते जाओगे पीछे के चैप्टर साफ होते जाएंगे। लेकिन आपने अच्छे से कर रखा टिप्स पे बेटा, तब आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा बेटा, मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्लियर? तो संडे को आपको क्या करना है, जितना चैप्टर शुरू से अपने पढ़ा था वहां से लेके बैठ जाना कॉपी बेटा, शुरू से चैप्टर रिवाइज करना है। क्लियर है? और फिर उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं यहाँ तक, ठीक है। कोई भी डाउट, कोई दिक्कत नहीं, वो आप डिस्कस कर लेना, जैसे मंडे को क्लास के साथ पूछ लेना, कोई दिक्कत क्लास के बाद, या फिर कॉल मैसेज पे वैसे पूछ लेना, ठीक है बेटा। बिल्कुल एनए सर की पीरियडिक टेस्ट में आएगी नहीं आएगी वो बाद की बात है, नेक्स्ट संडे की बात है बेटा। नेक्स्ट संडे तक जितना हो जाएगा वो पीरियडिक भी आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? चलो, तो अभी क्लास होगी आपकी जस्ट 1 मिनट बाद, इनऑर्गेनिक क्लास स्टार्ट होगी एनए सर की, वो अपन डिस्कस करेंगे बाकी इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन मंडे तक है, आज जितना पढ़ा बेटा वो पूरा रिवाइज करके आना, आपको ये ध्यान रखना। मैं पूछूंगा कितना रिवाइज किया, कितना नहीं किया, यहाँ तक के क्वेश्चन पूरे सोल्व होने चाहिए। बात समझ में आ गई क्या? छवि, प्रिंस, अभिषेक, बात समझ में आ गई बेटा? और सोहेल, फैसल, समझ में आ रहा है ना? यस और नो, यस और नो, ठीक है बेटा। चलो वेरी गुड, बाकी करते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय।